हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका अपने प्रिय चैनल मैथाइन सब में स्वागत है। आप सब जानते हैं कि हमारे भारत में सबसे पुरानी गणित है उसको बोलते हैं वैदिक गणित। इस वैदिक गणित की जो सूत्र और उपसूत्र हैं वो भारत के शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ द्वारा दिए गए थे। उन्हीं पर आधारित यह पूरी वैदिक गणित है। इसमें कुछ सूत्र हैं और कुछ उपसूत्र। इन सूत्रों और उपसूत्रों के आधार पर ही हम वर्ग संक्रिया और घनफल संक्रिया का अध्ययन करेंगे। वर्ग संक्रिया अर्थात स्क्वायर करना। जैसे हमको संख्या दी गई है 14 का हमको वर्ग करना है, तो सबसे पहले वैदिक गणित में इसमें हमको आधार मानना पड़ता है, और जो आधार होता है वो 10 या 10 की गुणज अर्थात 100, 1000, 10,000 के रूप में होता है। तो इसमें हमको आधार मानना होगा 10। आधार से अगर हमारी दी गई संख्या बड़ी होती है तो जो विचलन हम ज्ञात करते हैं वो प्लस में होता है, और अगर संख्या आधार से छोटी होती है तो विचलन जो हमारा होता है वो माइनस में होता है। तो इस तरह से आधार 10 और विचलन हो गया +4। इसके बाद एक वैदिक गणित का सूत्र है अपना, जिसमें हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। संख्या प्लस विचलन, इसको हम बोलते हैं निखिलम रेखा या स्लैश, और दाएं पक्ष में आता है विचलन का स्क्वायर। संख्या की जगह 14 प्लस विचलन है 4 और विचलन का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। 14 और 4 18, 4 का स्क्वायर 16। अब हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये दायां पक्ष में हमारे पास प्राप्त हुआ है अंक सब संख्या 16। आधार में हमारे पास एक शून्य और संख्या हो गई 16। तो केवल जितने शून्य होते हैं उतने ही अंक हमको यहाँ रखने हैं, बाकी दूसरे अंक हमको पक्षांतरण कर देना है। इस अंक को हम बाएं पक्ष में जोड़ देंगे। जो ये 1 है इसको हम इधर जोड़ देंगे। 18 में 1 जोड़ेंगे, 18 और 1 19, और यहाँ पे रह जाएगा केवल 6। तो इस तरह से 18 और 1 19 और 6, एक अंक होने पर हमारा सवाल पूरा खत्म। तो इस तरह से आपने देखा कि 14 का वर्ग होता है 196। इसी तरह से एक दूसरा सवाल लेते हैं। इस सवाल में आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी हमारा आधार है उसमें जितनी शून्य होगी दाएं पक्ष में उतने ही अंक रहने चाहिए। अगर आधार में 1 शून्य है तो 1 ही अंक रखना है, 2 शून्य अगर 100 तो दोनों अंक यही रहेंगे। अब हमारा अगला सवाल है अट्ठानवे। 98 का वर्ग ज्ञात करना है। तो इसमें अब आपको ध्यान है ये संख्या 100 के पास में है, तो इसका आधार हो जाएगा 100, और ये संख्या आधार से अर्थात 100 से छोटी है, इसलिए इसका विचलन माइनस में आएगा। 100 में से इसको घटाएंगे बचेगा 2, तो विचलन प्राप्त हुआ -0.2। पुनः सूत्र आपको ध्यान है, सूत्र हमारा यही लगेगा यहाँ पर, संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर। तो संख्या हमारे पास है 98 प्लस विचलन है -0.2। तिरछी रेखा मतलब निखिलम रेखा, दाएं पक्ष में आएगा विचलन का स्क्वायर, -0.2 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है, -0.2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर आधार में कितने शून्य हैं पुनः आप ध्यान दीजिए, 2 शून्य हैं, तो यहाँ पर कितने अंक होने चाहिए 2, जबकि यहाँ पर अभी 1 ही अंक है, इसलिए हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा 0। 98 - 2 हो जाएगा 96, और 2 अंक पूरे हो चुके हैं यहाँ पर, इसलिए निखिलम रेखा को हम हटा देंगे। इस तरह से हमें 98 का वर्ग प्राप्त होगा 9604। अगला हमारा सवाल है 1011 का वर्ग। अब इसमें आपको संख्या दिख रही है 1000 के पास में, तो हमारा इसमें आधार हो जाएगा 1000।
विचलन 1000 से यह संख्या बड़ी है, इसलिए विचलन प्लस में आएगा। प्लस 1000 से कितनी बड़ी है, ये 11 बड़ी है, तो विचलन हो जाएगा प्लस 0 11। ध्यान रखना है, जितने शून्य आधार में होंगे उतने ही अंक विचलन में होने चाहिए और उतने ही अंक जो हम सवाल करेंगे उसके दाएं भाग में होने चाहिए। सूत्र पुनः वापस, संख्या प्लस विचलन का वर्ग। संख्या है 1011, विचलन प्राप्त हुआ 0 11 और विचलन का वर्ग मतलब 11 का वर्ग। 1011 में जब हम 11 को जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 1022। 11 का वर्ग प्राप्त होगा 121। अब आप ध्यान से देखिए, आधार में इधर 3 शून्य है और हमको दाएं पक्ष में कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 3 ही प्राप्त हुए हैं, इसलिए हमको किसी भी अंक को बाएं पक्ष में जोड़ना भी नहीं है और 0 भी नहीं लगाना है, क्योंकि जितनी शून्य है उतने ही अंक यहाँ पर उपलब्ध हैं। बस केवल हमको निकलम रेखा को हटाना है और उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा 1022 121। अगला हमारा उदाहरण है 43 का वर्ग। तो आधार तो इसमें रहेगा 10, लेकिन आपको सबको दिख रहा होगा कि ये संख्या हमारे आधार से कुछ ज़्यादा ही दूर है। जब दी गई संख्या आधार से कुछ दूरी पर होती है, मतलब विचलन कुछ ज़्यादा अधिक प्राप्त होता है, तो हम उसे मानते हैं उसमें उपाधार। तो आधार तो सर्वप्रथम इसका रहेगा 10। अब ये संख्या देखिए आप 40 के पास में है, तो वो कहलाएगा इसका उपाधार। उपाधार हो जाएगा इसका 10 गुणा 4 अर्थात 40। आधार को जिस अंक से गुणा किया जाता है वो कहलाता है उपाधार अंक। तो आधार तो 10 है, उपाधार हो गया 40। इस उपाधार के आधार पर ही हम निकालेंगे इसका विचलन। तो विचलन इसका हो जाएगा अपने 40 से ये संख्या 3 अधिक है, इसलिए विचलन होगा +3। अब सूत्र लिखेंगे। सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन है। जब उपाधार हम मानते हैं तो जो उपाधार अंक होता है वो हमको लिखना पड़ता है सबसे पहले, उपाधार अंक, और बाकी सूत्र वही रहता है, संख्या प्लस विचलन निकलम रेखा विचलन का वर्ग। तो ध्यान रखना है, सूत्र में थोड़ा सा अंतर है। उपाधार अंक गुणा में आएगा बाएं पक्ष में। उपाधार अंक यहाँ पर कितना है 4, तो 4 से गुणा होगा। संख्या है 43, विचलन है +3, विचलन का स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आपको ध्यान है होता है 9। 43 और 3 46 गुणा 4। 46 को 4 से गुणा करेंगे, 4 छिक्के 24 की 4 हासिल लगी 2, 4 चौके 16 और 2 18। और आधार में यहाँ पर एक ही शून्य है, तो दाएं पक्ष में एक ही अंक रहना चाहिए, वो हमारे पास उपलब्ध है। एक ही अंक 9। 9 को हम ऐसे कैसे लिख देंगे और निकलम रेखा हटा देंगे। तो इस तरह से जो हमें प्राप्त हुआ 1849, वो है 43 का वर्ग। इसी तरह से अगली हमारी संख्या है सवाल की 397 का वर्ग। अब आपको ध्यान है, आधार 10 नहीं मान सकते हैं क्योंकि अब ये संख्या 100 के गुणजों में आ गई है, तो आधार होगा इसका 100। लेकिन अगर हम इसका विचलन निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा 100 से, इसलिए मानना पड़ेगा उपाधार। 100 को गुणा करें किस संख्या से कि ये 397 के पास वाला गुणा जा जाए। तो 100 को गुणा करेंगे हम 4 से, क्योंकि 100 चौके 400। तो इस तरह से उपाधार हो गया 400, और जो 4 है आधार को जिससे गुणा किया है वो कहलाएगा उसका उपाधार अंक।
अब उपाधार को देखते हुए हम निकालेंगे इस संख्या का विचलन। 397 का विचलन होगा हमारे 400 आधार के अनुसार -0.3, क्योंकि आधार से उपाधार से ये संख्या कम है 3, इसलिए विचलन हो गया -0.3। अब उपाधार अंक गुणा संख्या प्लस विचलन निकलम रेखा विचलन का स्क्वायर, इस सूत्र में मान रख के हमको सवाल हल करना है। उपाधार अंक है 4 गुणा संख्या हुई 397 प्लस विचलन है -0.3, विचलन का स्क्वायर है -0.3 स्क्वायर। 4 गुणा 397 में से घटाएंगे 3 तो हमें प्राप्त होगा 394। -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्राप्त होगा 9, लेकिन आधार में 2 शून्य है इसलिए यहाँ पर 2 अंक करने पड़ेंगे, इसलिए 9 के आगे हमको लगाना पड़ेगा 0, 0 9। 4 को गुणा करेंगे 394 से, 4 चौके 16 की 6 हासिल लगी 1, 4 9 36 और 1 37 की 7 हासिल लगी 3, 4 तिया 12 और 3 15 और 0 9 ऐसे के ऐसे। तो इस तरह से आपने देखा कि जब हमारी संख्या आधार से कुछ दूर होती है तो हमें मानना पड़ता है उपाधार, और उसमें आधार को जिससे गुणा करते हैं वो कहलाता है उपाधार अंक, और सूत्र में सबसे पहले उपाधार अंक गुणा में आता है। उसके बाद जितने शून्य आधार में होते हैं उतने अंक दाएं खंड में रखने हैं और उसी के अनुसार सवाल को हल करना है। एक और संक्रिया है अपने वर्ग ज्ञात करने की, द्वंद्व योग। कोई सी भी संख्या हमको दी गई है तो उसका इस विधि से हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमको ज्ञात करना है एक संख्या 32 का वर्ग। सबसे पहले इसमें हम एक एक अंक का, फिर 2 अंक का और फिर पुनः 1 अंक का द्वंद्व लेते हैं। सबसे पहले लेंगे हम 3 का द्वंद्व। फिर 32 का द्वंद्व, और फिर पुनः 3 को छुपा देंगे और केवल रह जाएगा 2 का द्वंद्व। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 अंकों वाला सवाल है तो हमारे 3 खंड बनेंगे, जितने अंक हैं उसके दुगने से 1 कम अंक खंड बनेगा। तो 3 का द्वंद्व, 32 का द्वंद्व और 2 का द्वंद्व। किसी भी एक अंक का द्वंद्व निकालना हो तो हम उसका कर देते हैं वर्ग। तो 3 का द्वंद्व होगा 3 का वर्ग। अगर 2 अंक हैं तो उन दोनों को गुणा करना है आपस में और फिर लास्ट में उनको गुणा कर देना है 2 से। 2 अंकों का द्वंद्व निकालना हो तो उन दोनों अंकों का गुणा करके किससे गुणा करना है? 2 से। पुनः 1 अंक उसका द्वंद्व होता है उसका ही वर्ग। 3 का वर्ग होगा 9, तीनों को गुणा करेंगे 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 2 का द्वंद्व 4। इसमें इस खंड के अलावा बाकी शेष सभी खंडों में केवल 1 अंक रहना चाहिए। तो इसमें 1 ही अंक है इसलिए ये खंड बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रहेगा। 12 में 2 इधर रहेगा और जो ये 1 है इस 1 को हम इधर जोड़ देंगे 9 में। तो 9 में 1 जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा? 10। अब जब इस खंड के अलावा शेष सभी खंडों में 1 अंक रह जाता है तो निकलम रेखा को हटा देते हैं और जो संख्या प्राप्त होती है वो हमें होती है इसका उत्तर 1024। तो इस तरह से 2 अंकों वाले का वर्ग आप द्वंद्व योग विधि से इस प्रकार कर सकते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वो है 3 अंकों वाला। अब हमें 347 का वर्ग ज्ञात करना है द्वंद्व योग विधि द्वारा। तो इस सबसे पहले जो पहला अंक है बाईं तरफ से उसका द्वंद्व, फिर पहले और दूसरे अंक का द्वंद्व, फिर पहले दूसरे और तीसरे अंक का द्वंद्व। जैसे ही अधिकतम अंकों का द्वंद्व आता है उसके बाद जो पहला अंक था उसको हटा देना है, शेष दोनों अंकों का द्वंद्व और अंत में जो इकाई का अंक रह जाता है उसका द्वंद्व। इस तरह से आपने देखा इसमें 1 2 3 4 5 कुल मिला के 5 खंड बने हैं। जितने अंक होंगे उसके दुगने से हमेशा 1 खंड कम बनेगा। 3 का द्वंद्व करेंगे हम
3 का वर्ग। 2 अंकों का द्वंद्व, 2 अंक कौन कौन से? 3 गुणा 4, तो 3 गुणा 4 और इनको किससे गुणा करना है? 2 से। फिर 3 अंकों का द्वंद्व, इसमें ध्यान रखना है कि जो पहला और तीसरा अंक है उसको गुणा करेंगे हम 2 से। 2 गुणा 3 गुणा 7, और जो बीच वाला अंक है उसका हमको जोड़ना है उसमें वर्ग। पुनः 2 अंकों का द्वंद्व करेंगे तो जो दोनों अंक है उनको गुणा करेंगे 2 से। 2 गुणा 4 गुणा 7, और जो अंतिम अंक है वो इकाई का है, केवल उसमें 7 का वर्ग। तो केवल इसमें ये स्टेप ध्यान रखना है, 3 अंकों का द्वंद्व में क्या करना है? 2 गुणा पहला अंक गुणा तीसरा अंक प्लस मध्य वाले अंक का स्क्वायर। अगर आपसे पूछे 347 का द्वंद्व लिखिए तो आपको केवल इसको लिख के हल करना है। 3 का वर्ग होता है 9, गुणा करेंगे 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 7 तिया 21, 21 दूनी 42, प्लस 4 का वर्ग 16, 7 चौके 28, 28 दूनी 56, और 7 का वर्ग 49। अब हर खंड में एक ही अंक रहना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट। 9, 24, दोनों का जोड़ कर लेंगे, 6 और 2 8, 1 और 4 5, 56, 49। अब 49 का 9 यहीं पर रहेगा, जो 4 है इस 4 को जोड़ देंगे हम 56 में, तो 49 का 9 यहाँ पे रह गया। 56 में जोड़ा हमने 4, कितना हो गया? 60 यहाँ पे रह गया। बाकी अंक ऐसे के ऐसे रहेंगे। अब अगले स्टेप में 60 का 0 यहीं पे रहेगा, 6 जुड़ जाएगा 58 में, 9 यहाँ पे रह गया 0, 58 में 6 जुड़ा, कितना हो गया? 64, 24, 9, 64 का 4 इधर रह जाएगा, 6 जुड़ जाएगा 24 में, 9, 0, 4, 24 और 6 30, और इधर रह गया 9। अब केवल इस खंड में हमारे पास 2 अंक है, इसको भी हमको हल करना है। इस 3 को जोड़ देंगे हम 9 में, 9 और 3 12। जैसे ही आपके इस खंड के अलावा शेष सभी खंडों में एक एक अंक रह जाते हैं, उसी समय आपको ये निकलम रेखा को हटा देनी है और आपका जो सवाल है उसका उत्तर आ जाएगा। तो 9 में 3 जोड़े 12 प्राप्त हुए, इधर से 0, 4, 0 और 9। तो इस तरह से हमें 347 का वर्ग प्राप्त हुआ, 1,20,409। यही हमारा उत्तर है। अगले हमारा जो द्वंद्व योग द्वारा वर्ग है वो 4 अंकों की संख्या का है। ध्यान से देखिए, 3,456 का वर्ग। सबसे पहले 3 का द्वंद्व, फिर 34 का द्वंद्व, फिर 345 का द्वंद्व, और फिर 4 अंक 3,456 का द्वंद्व। जैसे ही पूरे अंक हो जाएं, सबसे अंतिम अंक को कम कर देना है। 456 का द्वंद्व, फिर 4 को कम कर दो, 56 का द्वंद्व, फिर 5 को कम कर दो और लास्ट में रह जाएगा 6 का द्वंद्व। इस तरह से आपने देखा 7 खंड प्राप्त हुए हमें। अब इनके द्वंद्व लिखने हैं। 1 अंक का द्वंद्व 3 का वर्ग, 34 का द्वंद्व 2 गुणा 3 गुणा 4, 3 अंकों में 2 गुणा पहला गुणा तीसरा अंक प्लस मध्य वाले अंक का वर्ग। 4 अंकों के द्वंद्व में ध्यान रखना है, 2 को हम गुणा करेंगे पहले और अंतिम अंक से, 2 गुणा 3 गुणा 6, प्लस 2 को ही पुनः गुणा करेंगे 4 गुणा 5 से, फिर पुनः वापस रिपीट होंगे 2 गुणा पहला गुणा तीसरा अंक प्लस मध्य वाले अंक का वर्ग। फिर 56 का द्वंद्व 2 गुणा 5 गुणा 6, 6 का द्वंद्व 6 का वर्ग। इस तरह से ये लाइन आपको बहुत ध्यान से लिखनी है। सबके द्वंद्व है इसमें, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए।
3 का वर्ग 9, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 4 का वर्ग 16, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 6 चौके 24, 24 दूनी 48, 5 का वर्ग 25, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 6 का वर्ग 36, 9, 24, 30 और 16 46, 40 और 36 76, 48 और 25 73, 60 और ये 36। अब हर खंड में आपको ध्यान रखना है कि एक ही अंक रहना चाहिए। इस अंतिम खंड में कितने भी अंक आ सकते हैं, लेकिन बाकी सब में आपको जो 2-2 अंक दिख रहे हैं उन सबको आपको एक एक अंक करना है। तो सबसे पहले इधर से शुरू करना है, दाईं तरफ से। अंतिम खंड में केवल रहेगा 6, 3 जोड़ देंगे 60 में, 60 और 3 63, 63 का 3, 6 जोड़ देंगे 73 में, 73 और 6 79, 79 का 9, 7 जोड़ देंगे 76 में, 76 और 7 83, 83 का 3, 8 जोड़ देंगे 46 में, 46 और 8 54, 54 का 4, 5 जोड़ देंगे 24 में, 24 और 5 29, 29 का 9 और 2 जोड़ देंगे लास्ट में 9 में, 9 और 2 11। इस तरह से इन सब खंडों में एक एक अंक रह गया और यहाँ पे जो प्राप्त हुआ 11, 9, 4, 3, 9, 3, 6। तो इस तरह से जो हमें प्राप्त हुआ है 3456 का वर्ग प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आपने आज वर्ग संक्रिया का वैदिक गणित के अंतर्गत अध्ययन किया। आशा है आप इसके सवाल खुद बनाएंगे और हल करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।